So, sorry for being late. So, up till now हमने आपके काफ़ी चैप्टर्स हो गए हैं जो आपके सिलेबस में है। जैसे जो स्टेट्स ऑफ वो मैटर है वो वाला आपके सिलेबस में नहीं है ना, वो रिड्यूस हो गया है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला Yes, ma'am. यस मैम। है ना, तो उसकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो जो है, बिकॉज आई वॉज इल, आई कुडंट अफोर्ड टू टीच यू दैट। सो अभी तक हमने उसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर लिया था, फिर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया था आई थिंक हमने, वो वहाँ पे भी रुक गया था। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। सो बिफोर वी स्टार्ट हाइब्रिडाइजेशन, जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो मुझे लगता है आपके हिसाब से क्लियर हो गया होगा, है ना। जो अभी तक पढ़ाया था, जैसे कौन सी थोड़ी कॉसल ल्यूइस कंसेप्ट के बारे में बताया था, वो मुझे बताना फटाफट। ये गुड़िया गुड़िया यादव, बच्चे कॉसल ल्यूइस कंसेप्ट का बारे में बताओ मुझे। यस मैम। कॉसल ल्यूइस कंसेप्ट के बारे में बताओ। मैम इसमें डिक्रीज इन एनर्जी। मैम फर्स्ट पॉइंट इसमें होगा ना, डिक्रीज इन एनर्जी। नहीं नहीं, नहीं नहीं बेटा, वो तो है ना कि एटम्स कंबाइन करते हैं, क्यों करते हैं वो उसका आंसर है। तो कॉसल ल्यूइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, कॉसल ल्यूइस ने एक वो दिया था, एक रीजन, एक अप्रोच दिया था केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, क्यों करते हैं एटम्स। थोड़ा थोड़ा करीब हो आप उसके। मुझे भी मैम कंफ्यूजन हुई है पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। दिस इलेक्ट्रॉन टर्म वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, ये थोड़ा थोड़ा करीब हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पता है, कोवलेंट बॉन्डिंग के कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल का एग्जांपल देना। यस मैम। कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल दे दो कोवलेंट मॉलिक्यूल का। चलो, कोवलेंट मॉलिक्यूल कोई भी, हाइड्रोजन, क्लोरीन, Cl2, H2, ऑक्सीजन। यस मैम। ठीक है। जहाँ पे शेयरिंग की जाती है, म्यूचुअल शेयरिंग की जाती है एटम्स के बीच में, कि ना तेरा ना मेरा, दोनों का बराबर, दोनों का बराबर तो नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेंगे एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड, ये तो सिली सिली बातें हैं, इस तरीके से नीट के क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएंगे। आपको क्या आएगा, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ का, आपको बोलेंगे आप इसका स्ट्रक्चर बताओ, कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा उनका, उन्हें बोलेंगे इनका स्ट्रक्चर बताओ कि क्या सी शेप है, बेंट है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, वगैरह वगैरह। अच्छा, ऑक्टेट रूल के जो कॉसल ल्यूइस अप्रोच क्या था, कॉसल ल्यूइस ने बोला कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों हो रही है। एक तो रीज़न था जो लड़की ने बोला कि एनर्जी का घटाने के लिए, जितनी एनर्जी कम उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। और दूसरा रीज़न ये था, कॉसल ल्यूइस ने ये अप्रोच दिया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स है ना,
वो केमिकल कॉम्बिनेशन पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उनके जो आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, जहाँ पे जो है आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन से भी उनको स्टेबिलिटी मिल जाती है। कुछ कुछ हैं ऐसे जिनके बाहर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ड्यूप्लेट बोलेंगे, नहीं तो मोस्ट ऑफ देम दे वांट टू अटेन एन ऑक्टेट आउटसाइड। लुईस सिंबल का आपको पता है, ठीक है। लेकिन ये ऑक्टेट रूल है, इसमें लिमिटेशंस भी थी। क्या लिमिटेशंस थी बताओ मुस्कान, आप बताना क्या लिमिटेशंस थी। ये लिमिटेशंस थी, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि वहाँ पे उनका जो है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो थे ऑक्टेट से भी ज़्यादा थे, पर वो स्टेबल वो एग्जिस्ट कर रहे थे, ये था। कुछ थे ऐसे थे जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। यूजुअली इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहता ताकि वो एक सिमेट्री बना सके, बट वहाँ जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ सिमेट्री नहीं होती, बट फिर भी वो एक स्टेबली एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, 8 से भी कम है सेंट्रल एटम में, मगर वो फिर भी वो कंपाउंड बना रहा है। अब बोल रहे हैं कि नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं, ऑक्टेट रूल में यही कहा गया। पर नोबल गैसेस में कुछ जो है अंडर सर्टेन कंडीशंस दे रिएक्ट टू फॉर्म सम कंपाउंड्स, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ चुके हैं। ये शेप के बारे में नहीं बताता और ये रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता मॉलिक्यूल्स की, है ना। फॉर्मल चार्ज ये मत भूलना है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। फॉर्मल चार्ज का मतलब है कि कितना अमाउंट, मतलब कि पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं होता, जैसे मैंने बोला ना ऊपर नीचे है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, तो कहीं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो जो ये उनके लिए है जो चार्ज मॉलिक्यूलर आयंस है ना, चार्ज मॉलिक्यूलर आयंस उनके लिए है। तो फॉर्मल चार्ज है एटम्स के ऊपर डिफरेंट है, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है वाला नंबर। कोई भी जैसे मान लो नाइट्रेट आयन है या साइनाइड आयन है, चार्ज है, ये बात याद रखना, चार्ज है। तो इनमें जैसे मान लो नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइट्रोजन माइनस उसके जो नॉन बॉन्डिंग, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, माइनस हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है कि एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। 1 है तो 1 बॉन्ड ऑर्डर, 2 है तो 2, 3 है तो 3। नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। रेजोनेंस वाला कंसेप्ट आप मुझे बताएंगे। कौन बताएगा रेजोनेंस का कंसेप्ट? कौन बताएगा? अनुष्का आप बताओगे? रेजोनेंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू ये इस चैप्टर के? मैम ये एक फिनोमिना है जिसमें जो स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करते हैं वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। कुछ कुछ ठीक बोला बेटा, पर बात पता क्या है, रेजोनेंस में क्या है, वो स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करते, यस मैम। है ना। वो एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ और है जिसको हम अच्छी तरह से हम बना नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, उसे पकड़ नहीं पाए, हम उसके करीब करीब हैं। मतलब हालांकि जो 2 स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टीज को एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब जैसे ये है ना, हम कई स्टूडेंट्स ऐसे बना देते हैं, कई स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे बना देते हैं। तो हम अब साइंटिफिकली कैलकुलेट करेंगे, सोचेंगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लेकिन पता किया गया सबकी सबकी लेंथ इक्वल है, कोई सब बराबर है। तो ये कैसे हुआ? ना ये एक्सप्लेन कर रहा है ना ये एक्सप्लेन कर रहा है, फिर भी हम मानते हैं ना कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है।
तो ये दोनों तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए। अब जितनी भी बेंजीन की प्रॉपर्टी फिजिकल केमिकल कैलकुलेट की गई, कुछ ये एक्सप्लेन कर पा रहा है, कुछ वो एक्सप्लेन कर पा रहा है। जैसे कि मान लो कोई हमने हमने कंपाउंड ढूंढा, एक पर्टिकुलर कंपाउंड ढूंढा, मान लो उसका नाम ले लिया एक्स। अब हमने एक्स का स्ट्रक्चर बताना है, डायरेक्टली हम देख तो नहीं सकते, अब हम माइक्रोस्कोपिकली एटम्स मॉलिक्यूल्स को नहीं देख पाते, सो इट इज़ वेरी मतलब कि नहीं इतना वो है डेवलप्ड। तो हम इनडायरेक्ट मेथड से जो है कैलकुलेट करते हैं कि पहले केमिकल वो है वो करते नहीं आपके आइडेंटिफिकेशन एनालिटिकल में कि कौन से एलिमेंट है, तरह तरह के टेस्ट कराते हैं, फ्लेम टेस्ट वगैरह वगैरह। फिर हमें एलिमेंट्स को हम पता करते हैं, हम सोचते हैं ए है, बी है, सी है। फिर इन एलिमेंट्स को हम प्लेस करते हैं बाय एनी जो है कोई टेक्निक लगाएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक वगैरह, तो हमें पता चलेगा कि एलिमेंट्स जो हैं किस तरीके से प्लेस्ड हैं। अब हमने जैसे कोई भी मान लो कि उसमें ए बी सी, अब ए बी सी हमने बोला ये स्ट्रक्चर है, फिर किसी ने बोला ऐसे नहीं है स्ट्रक्चर, ये होगा स्ट्रक्चर ए बी सी। हाँ, फिर किसी ने बोला ऐसे नहीं है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कुछ और होगा, यहाँ पे जो है चार्ज होगा इसके ऊपर, देयर इज़ मतलब कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने बोला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो उसने बोला ये 3 है, यानी कि ये जो है यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो उन्होंने वो स्ट्रक्चर लगा दिया, और कई बोलते हैं नहीं ऐसे ही है, कई बोलते हैं नहीं ऐसे ही है। तो ये 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ये तीनों ही जो है ना, ये जो आपका जो एक्चुअल कंपाउंड है ए बी सी जिससे ये एक्स बना है, एक्चुअली हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं है। हम तो बस जो है अपने जो जितने भी हमने वो किए टेक्निकल तरीके से, जो भी एक्सपेरिमेंटली ढूंढा, उसके हिसाब से गेस लगा के हमने जो है स्ट्रक्चर बनाया गया। ईच इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो है कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज जो है एक्सप्लेन कर रहा है। हालांकि एक अकेला सारी प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सारी देखेंगे। तो देखेंगे कि किससे ज़्यादा मैच कर रही है। अब हमें पता चला कि तीनों कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसी की कोई मैच कर रही है, किसी की कोई मैच कर रही है। हालांकि सिर्फ कोई एक अकेला है जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को मैच नहीं कर रहा है। एक अकेला स्ट्रक्चर जो है सारी प्रॉपर्टीज का नहीं मैच कर रहा। जैसे कि कोई केमिकल प्रॉपर्टी होगी, कोई एक केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, कोई तीसरी कर रहा है। तीनों जो है पूरी तरह से इसके ऊपर खड़े नहीं उतर रहे कि सारी प्रॉपर्टीज को। तो हम बोलेंगे कि इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं तीनों का मिश्रण है कुछ ना कुछ, और वो एक्चुअल स्ट्रक्चर का हमें पता नहीं है। तो हम इन तीनों के बीच में रहेंगे। अब हम इन तीनों को डिपिक्ट करेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। जैसे मान लो ए बी सी, मान लो ये जो बनाए थे मैंने ए बी सी, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें इस तरीके से सेपरेट किया जाएगा। सबसे लोएस्ट की एनर्जी जो है, और जो एक्चुअल हमारा जो है कंपाउंड है उसकी एनर्जी हमें एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की जाएगी। लेट इट बी एक्स किलो जूल्स पर मोल, और इसकी है वाई किलो जूल्स पर मोल। कंपैरिजन किया जाएगा। अब जो है इसकी जो है आपका एक्चुअल कंपाउंड है उसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी, सबसे लोएस्ट। एंड इसलिए x माइनस वाई दैट विल इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी। समझ आया? ये रेजोनेंस का कंसेप्ट यही है कि हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं पता उस कंपाउंड का, उस पर्टिकुलर स्पीशीज का। तो हम जो है एक्सपेरिमेंटली गेसेस करके जो है रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, जिस तरह हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हम जो है 3-4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। हालांकि कोई एक नहीं है पूरी तरह से एक्सेप्टेड नहीं है, कोई एक पूरी तरह से एक्सेप्टेड नहीं, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है ये छोड़ रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर रहे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसीलिए हम तीनों को कंसिडर कर रहे हैं। हमें पता लग रहा है कि तीनों के बीच में ये तीनों का मिश्रण है, तीनों के बीच में कहीं ना कहीं है जो हमें पकड़ना है। आया कुछ समझ? कुछ क्लियर हुआ आइडिया? क्या बात है ना कि कभी कभी लुईस स्ट्रक्चर्स जो है ना कंपाउंड के बारे में बताने, उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं। जैसे कि मान लो आपका ओजोन है, आप ओजोन को ऐसे डिपिक्ट कर दोगे, बट ओजोन को ऐसे भी डिपिक्ट किया जा सकता है।
ओजोन को ऐसे भी डिपिक्ट किया जा सकता है, ऐसे भी डिपिक्ट किया जा सकता है। अब हम सोचेंगे यहाँ पे हम इसके कैलकुलेट करेंगे ना, बोलेंगे एक सिंगल बॉन्ड की वैल्यू आएगी, एक डबल बॉन्ड की वैल्यू आएगी, लेकिन पता चला दोनों की इक्वल है। ऑक्सीजन 1 2 2 3 इक्वल। हमने एक्सपेक्ट किया था ये अलग अलग आएंगी, यहाँ पे तो इक्वल आ गई। तो इससे पता चला जो हमने ये जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, ये वाला स्ट्रक्चर भी ओजोन की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा है, नॉट एवरी प्रॉपर्टी। ये वाला भी एक्सप्लेन कर रहा है नॉट एवरी प्रॉपर्टी, समवेयर इन बिटवीन जो है ओजोन जो है उसका स्ट्रक्चर है। दीज टू आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और जो आपकी लेंथ है इट इज इंटरमीडिएट, सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में इंटरमीडिएट है। और हम मान लेंगे कि प्रॉब्लम ये तब सॉल्व हो सकती है, हम मान लेते हैं कि आपका ओजोन है इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, जहाँ पे सिंगल और डबल बॉन्ड की पोजीशन है इंटरचेंजेबल है। और ऐसे स्ट्रक्चर्स हम बोलेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स को मानेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कि एक पर नहीं टिकते, एक से ज़्यादा उनके स्ट्रक्चर्स को, मतलब उनका स्ट्रक्चर है एक से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि नॉट ऑल ऑफ देम, कि एक अकेला है वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं बताता। None of these structures can independently explain all the properties of ozone. इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इन्हें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। इसे अगर मैं इसकी डेफिनेशन डिफाइन करूं कि जो आपका रेजोनेंस क्या है, एक फिनोमिनन है। Phenomenon as a result of which a molecule can be expressed in different forms. None of which can explain. पढ़ा था, इसके नोट्स भी तो भेजे थे इतने सारे। वो काफ़ी अच्छी जो है, जिस बुक का मैंने रेफरेंस दिया था आपको, नोट्स भेजे थे, वो बहुत अच्छी है। उसमें एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लेना उसमें से। लिखा तो हुआ है, आपको रीड कर लेना चाहिए। फिनोमिनन एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक मॉलिक्यूल को, जैसे बेंजीन को हम दो से कर सकते हैं, ओजोन का एग्जाम्पल दिया, उसको दोनों से कर सकते हैं। दोनों फॉर्म जो है डिफरेंट फॉर्म्स में, एक ही मॉलिक्यूल को, एक ही कंपाउंड को हम डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हालांकि कोई एक अकेला जो है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को अकेला नहीं वो रिप्रेजेंट करता। नन ऑफ विच कैन एक्सप्लेन ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा, जो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेगा, दैट इज कॉल्ड योर रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे उसे। और जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, जो हम ड्रॉ करते हैं अभी, ये सब हाइपोथेटिकल है, यानी कि इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। जो असलियत में स्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो है रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसका हमें एक्चुअल में पता नहीं लगा है, जिसके लिए कंफ्यूजन है, जिसको, इसीलिए आप कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, हालांकि सबके सब एक्सप्लेन नहीं करते प्रॉपर्टी एक। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो है एक्चुअल रियलिटी में जो है रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखे मैंने वो रियल में नहीं है। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे दूं मैं रेजोनेंस के लिए। रेजोनेंस में क्या आप स्ट्रक्चर्स बनाओगे ना, जैसे कि मान लो ABC एटम्स हैं, तो आपने जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, तो आपने ABC ऐसे रख देना, ऐसे मत रख देना CAB। पोजीशन ऑफ एटम्स, डोंट चेंज द पोजीशन ऑफ एटम्स, डोंट डू इट। और ऐसा मत करना कि सेम चार्जेस है उनको साथ रख देना, ये है पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, फिर वो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। और एनर्जी कंसिडरेशंस भी करते हैं। यानी कि जो है रेजोनेंस हाइब्रिड से जो है, एक तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी है एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नियरली सेम एनर्जी इनकी होनी चाहिए।
और लाइक जितने भी नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिन लेना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिन लेना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उनका नंबर जो है इन सब में इक्वल होगा। उनकी पोजीशन अलग हो सकती है, जैसे पोजीशन अलग हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे आर सेम इन ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं जिनके हैं मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले जैसे मान लो नाइट्रेट आयन है आपका, अब क्या है, पहले बोला कि अब इसके तीन इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। पोजीशन सेम रखनी है एटम्स की, पोजीशन नहीं चेंज करनी, सेम रखो। और लाइक चार्जेस जो है साथ में मत लगाना, इनकी एनर्जी जो है इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए दूसरे। ऑलमोस्ट क्या, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों में बराबर होने चाहिए। उनकी पोजीशन अलग हो सकती है लेकिन नंबर ऑफ देम इज इक्वल। ऑक्टेट कंप्लीट करना है फिर आपने। इन सब में एक बात है कि जो आपका नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आपके कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। अब नाइट्रेट आयन है, उसका जो एक जो मॉलिक्यूल है जो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसका हमें नहीं पता। हम इन तीनों को लेकर चल रहे हैं, तीनों को लेकर चल रहे हैं, ये तीनों हम मानते हैं। हालांकि ये तीनों जो है, कोई भी अकेला जो है पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आपके नाइट्रेट के। सिंपल से, थोड़े सिंपल से एग्जांपल करते हैं, थोड़ा आयंस, थोड़ा जैसे कार्बन मोनोक्साइड है। कार्बन मोनोक्साइड का ये, इसके भी 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं और एटम्स की पोजीशन नहीं बदलनी, लाइक चार्जेस नहीं रखने, साथ में प्लस प्लस मत कर देना, माइनस माइनस मत कर देना। नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए सब में। पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी जो है ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए एक दूसरे से। या फिर निट्रस ऑक्साइड का एग्जांपल ले लो। यही बात है कि आपने पोजीशन नहीं चेंज करनी। बार बार बोल रही हूँ, ये बार बार ये मैंने चीज़ बोल दी, रिपीट कर दी। कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने में गड़बड़ हो जाती है ना कई बार। नाइट्रोजन जो है ज़रूरत से ज़्यादा अपने शेयर कर दिया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। वहाँ पे नाइट्रेट में भी यही केस था। अब यहाँ ज़रूरत से कम शेयर किया, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसने अपनी जेब में रख लिए। ये आपका कार्बन मोनोक्साइड के लिए, ये आपका निट्रस ऑक्साइड के लिए N2O। ये आपने देखा ना, पोजीशन नहीं चेंज की, वही वही बात है, बार बार रिपीट हो रही है। नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनमें गिन लेना, सब में इक्वल होंगे। आपको आपके पास नोट्स दिए गए हैं।
ठीक है, अब एक सिंपल सा फिर आपको रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बताया था ना, रेजोनेंस एनर्जी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, ये सब स्ट्रक्चर्स है रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी होगी आपके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी है वो रेजोनेंस हाइब्रिड से ज़्यादा होगी। आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड है ना, वो तभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो कंपाउंड तभी बनता जाता ताकि उनकी एनर्जी कम हो जाए। तो जो एक्चुअल में कंपाउंड बना उसने जो है सबसे अच्छा रास्ता पकड़ा कि उसकी एनर्जी जो है कम हो जाए, और ये जो है तभी जो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। आई थिंक कि मैंने जो है ये कंप्लेन नहीं किया है, इसमें बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आपका जो है एनर्जी कंसिडरेशन से आपका रेजोनेंस हाइब्रिड सक्सेसफुल हुआ, ये नहीं हो रहे हैं उतने सक्सेसफुल, इनकी एनर्जी उतनी कम नहीं हुई, इसलिए इनकी एनर्जी जो है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो ज़्यादा होगी। इसीलिए जो है जिस हम तीनों को देखेंगे जिसकी एनर्जी जो है सबसे कम होगी, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं कंपाउंड के, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जिस लेट इट बी ई, उससे हम रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम करेंगे, और जो वैल्यू निकलेगी मान लो वो एक्स, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस एनर्जी, दैट विल बी रेजोनेंस एनर्जी। और जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी ना उतना ही ज़्यादा स्टेबल आपका जो है हाइब्रिड होगा, यानी कि बहुत जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू आएगी मतलब उतना ही जो है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, उसने एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी जो है उसकी काफ़ी लो चली गई। ठीक है, रेजोनेंस का समझ आया कंसेप्ट? यस मैम। Now, when a compound can be represented by more than one Lewis structure, an actual structure is hybrid of all structures, the compound is said to possess resonance. The representation of structure of a molecule as a weighted average of two or more hypothetical structures, which only differ by the arrangement of electrons but with the same position of atoms, is referred to as resonance. जैसे ये आपके दिया गया ना, rules of writing and evaluating resonance structures. No first row element can have more than, ये आपके सिलेबस में है या है? डेफिनेटली है आपके सिलेबस में। अच्छा, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में फर्क बताओ। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आपको पता आना चाहिए। आयनिक में कैटाइन और एनायन की बेस पे साइज डिक्रीज और इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं है बेटा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड की बात चल रही है यहाँ पे। मैम कोवेलेंट में दो एटम्स के बीच म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, आयनिक में क्या होता और है? आयनिक में हाँ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक में होता है कि जो है शेयरिंग नहीं होती, वहाँ पे जो है आदान प्रदान कर दिया जाता है कि तू पूरा रख ले, मुझे नहीं चाहिए, होते ना। अच्छा, किसकी कैपेसिटी पीरियोडिक टेबल में जो है किसकी कैपेसिटी है ज़्यादा देने की इलेक्ट्रॉन्स, किस ग्रुप की? एसिड। एसिड नहीं बच्चे, मैं ग्रुप में पूछ रही हूँ, कौन सा ग्रुप है ऐसा जिसकी रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? ग्रुप 1 का, आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। अच्छा, व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये पता है? ये बहुत ही वेले क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते आपके नीट में।
जो किसी और को ऑक्सीडाइज करे। मैम रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, है ना, ऑक्सीडाइजिंग उल्टे जो ले लेते हैं। किसी रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताओ। मैम पोटेशियम पर मैग्नेट। हम्म, और LiAlH4। बेटा अभी आपने एक पोटेशियम, जो पोटेशियम पर मैंगनेट है ना, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे आप बोल रहे हो ना, रिड्यूसिंग एजेंट की क्या बोला मैंने कि देने की, इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ग्रुप 1 को बोल लो आप, ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट बोल लो, सोडियम पोटेशियम, इनकी इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। ऑक्सीडाइजिंग जो आपके सबसे ज़्यादा है, आपके हैलोजेंस लेने की टेंडेंसी है। पोटेशियम पर मैंगनेट है ये आपका KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये सब भी इनमें ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है ज़्यादा, क्योंकि आपका जो है उस KMnO4 है, उसका जो सेंट्रल एटम है मैंगनीज, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी बहुत हाई है। KMnO4 में जो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, मैंगनीज के पास इलेक्ट्रॉन्स की मतलब बहुत कमी है, तो वो चाहेगा कि उसे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं। KMnO4 में ना इलेक्ट्रॉन्स की बड़ी कमी है आपके मैंगनीज के पास, इस वजह से वो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना ज़्यादा पसंद करेगा एज कम्पेयर टू देना, है ना। यस मैम। कैलकुलेट करना कितनी है, आई थिंक +7 है। हाँ, काफ़ी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिस वजह से वो अपनी तरफ है लेना पसंद करेगा, और जिसे जो लेता है ना अपनी तरफ, वो है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस वजह से पोटेशियम परमैंगनेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके जो है जैसे आयनिक बॉन्ड वाला है ना, ये आयनिक बॉन्ड जो कंसेप्ट है, ये आपको पिछली बार वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैं थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप एक्सप्लेन करें व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कि आयनिक बॉन्ड बन रहा है उसको कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपको बताया था ये क्लासेस में आपको किया करवाया गया था, ये सिलेबस में भी है आपके। कॉसल ल्यूइस अप्रोच है जो भी मैंने बताया, the concept of ionic and covalent bonds, ionic bonding, formation of ionic bonds, factors affecting the formation of ionic bonds, and calculation of lattice enthalpy। हाँ ये अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स में जैसे है, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक कंपाउंड्स में किस फोर्स से जो है आपस में जो है जुड़े होते हैं आयंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, कटायन एंड अनायन दे आर लिंक्ड टुगेदर। और जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये पीपीटी मैंने तब बनाई थी जब आपकी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था। अच्छा चलो छोड़ो इसको, ये बताओ कि क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि आयनिक बॉन्ड बने या को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बने। सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया ना कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ट्रांसफ़र, जहाँ ट्रांसफ़र हो रही है पूरी तरीके से, जहाँ अच्छे से ट्रांसफ़र हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम से दूसरे एटम में, पूरी तरीके से कोई शेयरिंग नहीं हो रही, पूरी तरीके से वहाँ पे जो है आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा।
आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। एग्जांपल है जैसे कोई भी ले लो, सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम आयनिक बॉन्ड का सबसे पहले दिमाग में आता है वो देते हैं NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट आपका नेगेटिवली चार्ज है। तो ये तो बड़ी हो गई छोटी बातें। फिर एक टर्म होता है ना जैसे कोवेलेंसी है, कोवेलेंसी, फिर एक टर्म होता है इलेक्ट्रोवेलेंसी। इलेक्ट्रोवेलेंसी मतलब कि कितना, जैसे NaCl में इलेक्ट्रोवेलेंसी है सोडियम की 1, क्लोरीन की भी 1, कि कितना इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं या फिर कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवेलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। हाँ जी जल्दी बोलो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मैम लो आयनाइजेशन एनर्जी हाँ ठीक है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। हाँ ठीक है, बढ़िया, शाबाश। है ना कि जो लो आयनाइजेशन एनर्जी बोला ना आप, इसने ये किसके लिए, कटायन के लिए कि एनायन के लिए? ये है कटायन के लिए। जितनी जब कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा अनायन को। और सबसे ज़्यादा लो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है पीरियोडिक टेबल में? सोफिया किसकी है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी पूरे ग्रुप में? अच्छा ये क्वेश्चन बताना मुझे, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, चेंज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल? सोफिया? मैम लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करती है। हाँ वेरी गुड, इंक्रीज करती है। तो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है ग्रुप में, फिर किसकी होगी? हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन के जो है साथ में ही है उसके नीचे ग्रुप 1 में सबसे कम उन्हीं की होगी, अल्कली मेटल्स की। यस मैम। हाँ आयनाइजेशन पोटेंशियल, गुड। तो है आपका जो है यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है, मैंने ये लिखा नहीं है, आई विल राइट दैट टू यू। सबसे पहला फैक्टर जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस फैक्टर इन्फ्लुएंसेस। ये जो आपका कटायन है, जो कटायन बन रहा है, वन ऑफ द एटम्स जो है इट हैज़ टू लूज इलेक्ट्रॉन। एक यानी कि ट्रांसफर हो रहा है ना, एक को लूज करना तो दूसरे को गेन करना है। और हमने बोला है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये उसकी डेफिनेशन है ना। और जितनी एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उतनी कम उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। मतलब कि उतनी कम उसकी वैल्यू होगी, और ईजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ कटायन, और उतनी आसानी से हमें अपना कटायन भी मिल जाएगा, है ना। अब कटायन मिल गया अब ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्ट के लिए, आपके कटायन के लिए। अब दूसरा अनायन है। अनायन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कितनी आसानी से, जितनी आसानी से ये लूज कर रहा है उतनी आसानी से इसको गेन भी तो करना चाहिए अनायन को। यानी कि आपका एटम ही वैसा होना चाहिए कि उसकी टेंडेंसी हो कि वो अपने स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन को डाल ले आसानी से। सबसे ज़्यादा किसकी टेंडेंसी है एटम्स की, किन एटम्स की टेंडेंसी है अपने स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की? पीरियोडिक टेबल में किसकी टेंडेंसी है? गुड़िया? यस मैम। किसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की? पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की अपने शेल में, मतलब आपके अपने स्ट्रक्चर में? हमने बोला ना कि एक तो आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को है, दो 3 फैक्टर्स एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पहला जो इसने बोला लो आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कटायन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए।
ग्रुप नंबर 17 मैम है ना आपके हैलोजेंस, उनकी टेंडेंसी है यस है मैम। ना। एटॉमिक साइज छोटा, हायर न्यूक्लियर चार्ज है, आराम से डाल लेंगे। ठीक है, बताओ ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इसमें ट्रेंड बताओ कि क्या है। गुड़िया आपने कौन बताएगा? हाँ मुस्कान आप बताओगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इसमें ट्रेंड बताओ कि सबसे ज़्यादा किसकी है। अच्छा ट्रेंड रहने तो बता दो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है इन चारों में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको कि आपको दिया जाएगा कोई ट्रेंड दे दिया जाएगा, कोई लिख देंगे इस तरीके से लिख देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड। अब बोलेंगे क्या ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। बेटा ये गलत है, यहाँ तक सही है। ब्रोमीन की ज़्यादा टेंडेंसी है। आयोडीन का स्ट्रक्चर जैसे जैसे नीचे जाता है ना, स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, और जितना जो है आयनिक रेडियस बढ़ेगा, जितना रेडियस बढ़ गया उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब फील नहीं करेगा और अट्रैक्शन नहीं होगी। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, तो इतनी अट्रैक्शन जो है महसूस नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रॉन जो है छोटा साइज होगा ना, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के वो है ज़्यादा पास महसूस करेगा, तो हम सोचेंगे ये ट्रेंड है, बट ये गलत है। यहाँ तक तो ठीक है, बट ये है कि असल में जो एक्चुअल ट्रेंड है दैट इज़ दिस। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर फ्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की है। ये है ट्रेंड। ठीक है, इसके लिए बताया था, रीज़न भी बताया था। क्या रीज़न है? अच्छा आपका टेस्ट दिया था ना, टेस्ट कैसा हुआ था? बेटा मैसेज करते हो तो बता दिया करो। बताया नहीं आंसर आपने। आंसर की मैच करी थी आपने टेस्ट की? एक क्वेश्चन था ना, उसमें कुछ गड़बड़ कर यस दी मैम। थी कि कौन सा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यूजुअली आपका बिस्मथ ऑक्साइड है, वो रिएक्ट नहीं करता है, वो कोई वो प्रोडक्ट नहीं देगा। आर्सेनिक, एंटीमनी और सेलेनियम करेंगे। अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, आज आपने उसका क्वेश्चन का आंसर तो आपने दिया ही है सबने। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आपका फ्लोरीन है वो इतना छोटा है, डेफिनेटली छोटा है, पर इतना छोटा है बेचारा कि उसके पास सिर्फ 2 ही शेल्स हैं, और ये अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर में 7 है। ऑलरेडी इतनी क्राउडिंग है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको है बहुत ज़्यादा तंगी महसूस होगी। बोलेगा यहाँ तो बहुत ज़्यादा तंगी है, जिस इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, वो भी इतना छोटा स्ट्रक्चर, छोटा शेल, बहुत ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। इस इतनी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इट विल फील अनकंफर्टेबल, वो इतना अट्रैक्शन महसूस नहीं कर पाएगा अंदर की न्यूक्लियस का, जिस वजह से जो है आपका क्लोरीन बाजी मार जाता है, क्योंकि क्लोरीन जो है उसके पास 3 शेल्स हैं, ज़्यादा स्पेस है, जिस वजह से it will easily accommodate the incoming electron as compared to fluorine. Thus the electron gain enthalpy trend is like this. Okay, this is the answer.
सिंपल सा एक क्वेश्चन था आज के जो मैंने दिया भी था टेस्ट में, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, इनमें जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड बताओ। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैम सबसे ज्यादा मैम फ्लोरीन होगी। मैम फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, हाँ उसके बाद, नाइट्रोजन, हाँ फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। हाँ ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, दैट्स गुड। हाँ मतलब कि कर रहे हो अच्छा ना। ये आप पता है क्या, एक अलोंग द पीरियड है ना, आई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, दैट इज डिपिक्टेड बाय दिस, इट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कार्बन से जाएंगे फ्लोरीन तक ड्यू टू डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज एंड इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। लेकिन जो है बीच में आपका जो है नाइट्रोजन है आपका, अब उसका आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख कर देखना, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो बड़ी स्टेबल है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, फुली फिल्ड हाफ फिल्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू दी जो है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो कन्फिगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, क्योंकि उनकी सिमेट्री बहुत होती है एंड नेचर लव सिमेट्री, जितनी ज़्यादा सिमेट्री उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी और उतनी ही कम एनर्जी। और नाइट्रोजन है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसकी लिख के देखना आप खुद, पता होगी ना आपको, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है नाइट्रोजन की, इसकी वजह से जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, बोलेगा अब निकाल दोगे तो मेरा तो स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, जिस वजह से इसको जो है ज़्यादा एनर्जी लगेगी इसमें से एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। नहीं तो हम यूजुअली हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन की ज़्यादा लगनी चाहिए कि वो राइट साइड पे है, राइट साइड पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है ना, बाकी तो सारा सेम ही ट्रेंड है। नाइट्रोजन है जहाँ पे आपने देख लेना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ग्रुप नंबर 2 में और नाइट्रोजन के ग्रुप में, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाफ फिल्ड है, वहाँ पे फुली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ग्रुप नंबर 2 में, आउटर जो है आपका वैलेंस शेल, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच, यू कैन लीव द क्लास नाउ।